सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। अजय बाबू, जैसा कि देख रहे हैं अभी जो हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो नई बुक आई है 115 सेट टोटल है, उसमें हम लोग इसी सेट का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। ऑलरेडी अभी तक बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग कितना तो 9 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 10 नंबर सेट को ऑन कर रहे हैं, तो ध्यान दोगे और देखोगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चे, ये जो शिफ्ट है ना, ये 15 दिसंबर 2025 का शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है। और अभी इसी शिफ्ट का आपने मैथ देखा, अब रीजनिंग देख लो। और इसके जस्ट बाद आशीष सर के द्वारा साइंस की बात हम लोग करेंगे। ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन आसान सा प्रश्न होता है। इस प्रकार का प्रश्न अधिक मेहनत करने की जरूरत एक्चुअल में पड़ती नहीं है, तो बड़ा ही आसानी से सॉल्व होता है। देखिए, इसको ट्राई न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है, इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग ट्राई न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। तो जब भी आपको ट्राई न्यूमेरिक सीरीज दिखेगा तो बस यहीं पे दिख जाएगा 5 3 अंकीय संख्याओं पे आधारित, समझ जाना ये ट्राई न्यूमेरिक सीरीज है। अब इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले यहाँ आना है जहाँ पे यदि लगा हुआ है, जहाँ कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या कहता है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ऐसा मत करना कि पूरा पढ़ने के बाद ढूंढना, नहीं, पहले पढ़ते जाओ ढूंढते जाओ। तो यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगा जिसका यूनिट प्लेस बड़ा होगा, जिसका 100 प्लेस बड़ा होगा। तो 100 प्लेस 900 है, यानी यही सबसे बड़ी वाली संख्या है। तो इसका पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक क्या है, तो सर 7 है। ठीक है, फिर कहता है को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में। तो सबसे छोटी संख्या तो ये है, इसका दूसरा अंक क्या है, 7 है, 7 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होंगे, तो 7 7 14 परिणाम प्राप्त होंगे। तो स्पष्टता ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सही जवाब है आप लोगों का भी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, इसको कहते हैं अल्फाबेट ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट में आपका लेटर बेस्ड भी होता है, डिजिट बेस्ड भी होता है और सिंबल बेस्ड भी। तो ये जो है ना वो लेटर बेस्ड है। कैसे पकड़ाया, तो यहाँ देखो, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी ऑड मैन आउट ही हमें फाइंड आउट कर करके देने हैं। तो ध्यान दोगे, बड़ा ही आसान काम होता है। देखो, 12 से 18 होने का मतलब है ना कि सर 6 आगे बढ़ जाऊंगा, और 5 से 12 होने का मतलब है कि 7 बढ़ जाऊंगा। अब देख लो, 13 से 19 होने का मतलब है कि सर 6 आगे बढ़ूंगा, और 16 से 22 होने का मतलब है सर 6 आगे बढ़। तो पहले लेटर से दूसरे लेटर में जाने के लिए हर बार 6 ही जुटते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करें ना तो इसमें 7 जुटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए अदर से डिफरेंट होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन बी को करेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, बनेगा क्या, बनाकर देखो। बिल्कुल समय लो, कोई नहीं, लेकिन बनाकर देखो। 51 व्यक्ति है ना, 51 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं। रोहित बाएं छोर से 19वें स्थान पर, जबकि अनुपम दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। रोहित और अनुपम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, रोहित और अनुपम के बीच में कितने व्यक्ति। तो हमेशा याद रखो, दो ही कंडीशन होते हैं, वो दोनों कंडीशन को नजर में दौड़ा लो। देखो, कंडीशन नंबर 1, केस 1, टोटल की वैल्यू ग्रेटर होती है राइट प्लस लेफ्ट के वैल्यू से। ठीक है, और केस नंबर 2, केस नंबर 2, टोटल की वैल्यू लेसर होती है राइट प्लस लेफ्ट से। तो जब भी राइट दिया गया हो, टोटल दिया गया हो, लेफ्ट दिया गया हो, और कहता है कि सर बिटवीन निकाल कर बताओ, टोटल दिया गया हो, राइट दिया गया हो, लेफ्ट दिया गया हो, और कहता है कि सर बिटवीन निकाल कर बतलाओ, तो बिटवीन के लिए ये दो सूत्र काम में आते हैं। किसके लिए,
बिटवीन के लिए ये दो सूत्र काम में आते हैं, हमेशा याद रखोगे। केस 1 जहां टोटल की वैल्यू ग्रेटर होती है राइट प्लस लेफ्ट से, और केस 2 जहां टोटल की वैल्यू लेसर होती है राइट प्लस लेफ्ट से। तो देखिए, जब भी टोटल की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए राइट प्लस लेफ्ट से, तो यहां बिटवीन इक्वल टू होता है टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट, याद रखोगे। और यदि केस 2 की बात करें जहां टोटल की वैल्यू क्या होती है, लेसर हो जाती है राइट प्लस लेफ्ट से, तो यहां ओवरलैपिंग की क्रिया हो जाती है। ओवरलैपिंग से बिटवीन यहाँ निकलता है, यहाँ सिंपल बिटवीन नहीं निकलता है बच्चे। यहाँ किससे निकलता है बाबू, तो ओवरलैपिंग से बिटवीन निकलता है। और ओवरलैपिंग से बिटवीन निकालने के लिए क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट और माइनस टोटल प्लस 2, याद रहेगा। तो चलो देख लो, हम लोग प्रश्न अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले केस से रिलेटेड है या दूसरे केस से। और इस दो केस के अलावा तीसरा कोई केस नहीं है बिटवीन निकालने का, इस बात को समझ लो। यही दो केस है बिटवीन निकालने का। कभी एग्जाम में पहला केस देता है, कभी दूसरा, कभी पहला, कभी दूसरा, यूं ही सिलसिला चलता रहता है। तो देखिए, 51 व्यक्ति है ना, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। तो टोटल कितने हैं, 51। बाएं से पोजीशन 19 और दाएं से पोजीशन 12, दोनों पोजीशन मिलकर के 31 हो गए। 51 में से 31 लोगों को हमने देख लिया, 20 लोग बच गए क्या, तो यही 20 लोग बिटवीन हो जाएंगे। ऊपर वाला केस 1 इसमें अप्लाई हो गया। देख लो टोटल लोगों की संख्या कितनी है, तो 51। पोजीशन कहाँ से दे रखा है, तो बाएं से दे रखा है, और बाएं से पोजीशन 19 दे रखा है। अब दूसरा पोजीशन बच्चे दाएं से दे रखा है, और दाएं से पोजीशन 12 दे रखा है। पूछता है सर बिटवीन बताओ क्या होगा, यही क्वेश्चन है। हम पहले कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ टोटल की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, तो राइट प्लस लेफ्ट से। जब टोटल की वैल्यू राइट प्लस लेफ्ट से ग्रेटर हो गई, तो यहाँ तो सिंपल केस 1 वाली बिटवीन निकलेगी। टोटल को रखेंगे 51 माइनस राइट प्लस लेफ्ट कर देंगे, तो राइट प्लस लेफ्ट अगर करोगे तो 31 हो जाएंगे। 51 में से हम लोग 31 को माइनस करेंगे और आंसर हमारे 30 हो जाएंगे। अब ये काम जितना 30 नहीं 20 हो जाएंगे, आंसर हमारे 20 हो जाएंगे। जितना आसानी से ये काम कर सकते हो उतना आसानी से लाइन खींच के बनाना, थोड़ा इसमें तो बन जाता है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन इससे अगर आप करोगे ना, तो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, एक झटके में क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए फिर से कहता है ना कि सर हम लोग को क्या चाहिए, तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, यही चाहिए ना। चलिए ढूंढते हैं, देख लो। 18 से 19 होने का मतलब है +1 होना, और 3 से 4 होने का मतलब है +1 होना। 22 से 23 होने का मतलब है +1 होना, और 23 से 24 होने का मतलब है +1। बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो 22 से 18 होने का मतलब है -4 होना, 7 से 3 होने का मतलब है -4 होना, 26 से 22 होने का मतलब है -4 होना। अब 28 से कितना, तो 5 घटेगा ना, तो 23 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब आपके जहन में चल रहा होगा कि सर पहले इन दोनों को क्यों नहीं किए। तो देखो, हम कभी भी फिक्स नहीं करते हैं, जहां से आसान पड़ता है ना वहां से पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले अटेम्प्ट में ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। तो जहां से आसान मिले, यहाँ आसान मिले यहाँ कर लो, यहाँ मिले इस वाले प्लेस पे कर लो, यहाँ आसान मिले यहाँ कर लो। यानी जहां से आपको आसानी पड़ रही है ना, आप वहीं से कर लो, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या दे रखा है, सर 123 है अगला, 133 है अगला, 142 है अगला, 150 है अगला, 157 है अगला। तो इसके लिए तो सर हमें दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट करना होगा। जब तक दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट नहीं करेंगे आंसर नहीं निकलेगा। तो 23 से 33 होने का मतलब है कि हमने 10 ऐड किया, और 33 से 42 होने का मतलब है कि 13 33 10 43 42 +9 किया। अब देख लो, 42 से 50 होने का मतलब है +8 किया। तो अगली बार हमने कितना,
तो सर +7 ही किया, यानी नेक्स्ट टाइम हम कितना करने वाले हैं, तो सर +6 करने वाले हैं। तो 7 6 13 होता है ना, यानी 163 आ जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे चलें। आसान सा प्रश्न है, बिना मेहनत के बनने वाला। ये एक न्यूमेरिक सीरीज दिया गया है जिसमें इवन और ऑड संख्या का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन सीक्वेंस में नहीं दिख रहा है। अब देख लो क्या कहता है। ऐसे कितने विषम संख्या यानी ऑड डिजिट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक ऑड डिजिट है तथा ठीक बाद भी एक ऑड डिजिट है, यानी हमको ट्रिपल ऑड डिजिट ढूंढना है। ठीक है, चलिए ट्रिपल ऑड डिजिट अगर हम ढूंढने जाते हैं तो 7 तो है, 2 नहीं, 8 नहीं, 7 तो है, 3 तो है लेकिन 8 नहीं, 5 है, 9 है लेकिन 6 नहीं, 5 है लेकिन 2 नहीं। चलिए, बिल्कुल अभी तक तो नहीं मिला, देख लो पहला मिला। 9 भी ऑड, 5 भी ऑड, 1 भी ऑड। इसके बाद फिर कहीं भी हमको ट्रिपल ऑड डिजिट नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। 1 किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में बाबू दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बच्चा ऑप्शन सी को लगाइएगा, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाए। अच्छा देखो, तो बना सकते हो क्या, हमें लगता है ना कि 10 सेकंड से 15 सेकंड काफी हैं इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के। आपके पास 2 समूह दिए गए हैं, इसके पैटर्न पे कोई एक ऑप्शन वैरी करने वाला है, तो वो कौन सा है वही करना है। देखो, कहता है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी आपको सिमिलैरिटी टेस्ट का फाइंड आउट करना है। एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था, उससे अधिक समय लगने वाला क्वेश्चन तो था नहीं। देख लो, कुछ नहीं किया है। पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 6, दोनों को आपस में गुना किया 30 और खुद से +1 कर दिया, 31 आ गए। पहली संख्या 3 को 5 से गुना किया, 3 × 5 = 15 हो गए और +1 कर दिया तो 16 आ गए। अब सेम काम करने जाए तो 6 दूना 12 और 1 13, लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गए। 6 दूना कितने हो गए, तो सर 12 हो गए, और 12 में 1 ऐड कर लोगे ना तो 13 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे, यही सफिशिएंट आंसर हो जाए। ई का अर्थ है ना कि आप डिवीजन लगा दो, तो 6 4 की 24 हो गया। बी का मतलब है कि सर मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 चक्को 80, 8 सको 16, यानी 96 हो गए। सी का मतलब है प्लस कर दो, 96 नहीं जी 92 होंगे। देखिए कैलकुलेट क्या होता, 8 चक्को 32 का 2, हाथ में 3, और 2 चक्को 8 9 10, 20 चक्को 80, 8 चक्को 32। ओहो ओ, देखिए अभी कहाँ कैलकुलेशन भाग जाता। 8 चक्को 32 का 2, हाथ में बचा 3, 4 दूना 8 3 11। अब डी का मतलब तय है कि सर माइनस ही होना होगा, कितना 30। चलिए पहले क्या करते हैं ना कि 16 से 16 को उड़ा देते, उड़ गया, बच गया 16। अब इसमें से फिर हम 16 इसमें से निकालते हैं, तो जो ही हम 16 इसमें से निकालेंगे तो ये संख्या बच जाएगा 90। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे सटीक आंसर हो। ध्यान से देखो बनेगा क्या, 20 सेकंड वाला भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड में ही आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 मिलेगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 मिलेगा, यानी पहला एल चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। देख लो दूसरे प्लेस पे ही डिस्ट्रैक्शन है, दोनों में से कोई एक ही तो जा सकता है। तो 23 से 21 होने का मतलब है सर हमने 2 की कमी करा, और 21 से 19 होने का मतलब है सर हमने 2 की कमी करा।
तो 19 में अगर हम 2 की कमी करते हैं बच्चे तो 17 मिलता है, यानी क्यू चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम ऑप्शन बी को करेंगे। याद है ना, ये 2 तरीके से रिएक्ट करने वाला है। एक केक है, CAKE, 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 यानी सिमिलर लेटर चल रहे हैं। दूसरा इसमें प्लस माइनस की क्रिया होती है। तो देखो सिमिलर लेटर चल रहा है। जो पहले प्लेस पे है ना वो सेकंड प्लेस पे गया और फिर वो लास्ट प्लेस पे गया। देख लो, जो पहले प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे गया और फिर लास्ट प्लेस पे गया, बच गया। जो पहले प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे नहीं जा सका, खत्म हो गया। जो पहले प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे गया और फिर लास्ट में गया, बच गया। जो पहले प्लेस पे है वो सेकंड में गया और फिर लास्ट में, बच गया। अब दूसरे को चेक कर लो, देख लो। सेकंड फर्स्ट हो रहा है, सेकंड लास्ट हो रहा है, ठीक है। देख लो, सेकंड फर्स्ट हो रहा है लेकिन सेकंड लास्ट नहीं हो रहा है, कैंसिल। सेकंड फर्स्ट हो रहा है, सेकंड लास्ट भी हो रहा है। सेकंड फर्स्ट हो रहा है लेकिन सेकंड लास्ट नहीं हो रहा है, कैंसिल। बच कौन गया? ऑप्शन नंबर सी बच गया। इससे ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में करने की जरूरत कतई नहीं है। देखिए, H यानी 8, J यानी 10। तो 8 से 10 होने का मतलब है कि 2 बढ़ेगा। डायरेक्ट अपने ऑप्शन पे आइए, 13 में 2 बढ़ाइएगा 15 हो जाए। 2 ऑप्शन कैंसिल हो, देख लो मिल जाएगा भी या वाई। तो ध्यान देना, 16 से 20 जाने का मतलब है +4 लेना, ठीक है। तो 21 में +4 करेंगे 25 होना है। अब 25 का मतलब क्या होता है? तो 21 + 16 + 4 20 होते हैं, ठीक है। 11 + 4 15, तो 21 + 4 25 होगा बच्चे। अच्छा, ये तो कटा हुआ है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ। कितना समय लगा? तो लिख करके बच्चे चेक करने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है बाबू, ऐसे ही काम हो जाता। अच्छा, ध्यान दोगे? ऐसे कितने सम अंक है? सम अंक का मतलब हुआ कि इवन संख्या है। इनमें से प्रत्येक के ठीक पहले भी एक इवन संख्या है और ठीक बाद में एक ऑड नंबर है। यानी 2 इवन के बाद आपको एक ऑड की तलाश करनी है। तो ध्यान से देख लो, 2 इवन के बाद एक ऑड मिला, फिर से 2 लगातार इवन ढूंढ लो। 2 इवन के बाद एक ऑड मिला और कहीं नहीं मिल रहा है। 2 इवन के बाद एक ऑड मिलता है क्या? तो नहीं सर, और तो कहीं 2 इवन के बाद एक ऑड नहीं मिल रहा है। तो ये व्यवस्था कितने जगह बन पाई? तो 2 जगह ही बन पाई। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे सटीक आंसर है। अब सोचो, ऐसा क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाना, ये तो जल्दी से बनने वाला क्वेश्चन है। प्लस और माइनस का साइन चेंज कर, जिस प्लेस पे प्लस दिखता है वहां माइनस कर लीजिए और माइनस के प्लेस पे प्लस कर लीजिए। इंटू और डिवीजन को भी लगे हाथ बदल ही दीजिए। देख लो, सबसे पहले 7 दूना कितने? 14 और 7 चको 28 प्लस 66 माइनस 9 पचे, ठीक है। चलिए काटते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। 6 4 10 का मतलब 0, ठीक है। हाथ में 1 बचा, 6 2 8 1 9। 90 में से माइनस कितने करने होंगे? तो सर 45 माइनस करने होंगे। तो जो प्रोडक्ट हमारा आएगा बच्चे वो 45 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्टता देख पा रहे होंगे। तो आंसर हम ऑप्शन बी को करके जाएंगे। 2 ABCD, टोटल 6 लोग हैं। एक गोल मेज के परिधि पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे। एक सर्कुलर टेबल डिजाइन करोगे, इस पे 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करो। और जैसा कि प्रश्न में कहा गया सारे लोग के फेस जो होंगे वो सेंटर की ओर ही होंगे, तो सारे लोग के फेस को सेंटर की ओर सॉल्व करके देखिए होता है क्या आपसे, फिर उसके बाद तो हम जवाब देंगे ही।
लेकिन पहले चाहेंगे आप सॉल्व करके दीजिए। कोशिश कीजिए। ए के बाएं और दूसरे स्थान पर ई बैठा है, सी का निकटतम पड़ोसी डी है, बी के ठीक दाएं पड़ोस में सी है, डी के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ है, डी के सापेक्ष में का स्थान क्या है? डी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है? जल्दी से। चलो देखो, सबसे पहले कहता है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है। ए का बायां यानी क्लॉकवाइज चलेगा, पहला नहीं दूसरा, ई को प्लेस करेंगे, आगे चलेंगे। सी का निकटतम पड़ोसी डी है। तो देखिए सी और डी को साथ में बैठना है, लेकिन कहाँ साथ में बैठेगा? तो या तो इस दोनों जगह पे सी डी बैठ सकता है, या तो इस वाले प्लेस पे सी डी बैठ सकता है, नहीं इसी तीन प्लेस में से कहीं एक जगह सी और डी साथ में बैठेंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो ये अनफिक्स क्लू है, इसको रख लीजिए। आगे चल दीजिए। बी के दाएं पड़ोस में सी। अब बी के दाएं पड़ोस में किसके? तो बी के दाएं पड़ोस में किसको बैठाना है? सी। सोच लो, यदि हम सी को इस वाले प्लेस पे रखते हैं तो वो बी के दाएं पड़ोस में हो नहीं सकता है। सी को इस प्लेस पे रखे तो बी के दाएं पड़ोस में हो नहीं सकता है। यानी तय हो गया कि सी को सर इस प्लेस पे रखो और तभी आप बी को इस प्लेस पे रखोगे तो बी के दाएं पड़ोस में सी को बैठा सकते। और चूंकि सी के साथ डी को रखना है तो आपको डी यहां रखना होगा। ए बी सी डी ई खत्म हो गई, इकलौता एफ बच गया। अब आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। देख लो क्या कहता है। डी के सापेक्ष में ई का स्थान। तो डी के सापेक्ष में ई का जो स्थान है वो दाएं से पहला है, दाएं से फर्स्ट है। तो दाएं से पहला देख लो कहां दे रखा है, तो ठीक दाएं और पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। परफेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। देख लो, एक स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा निगेटिव। रूल कहता है कि अगर पॉजिटिव और स्टेटमेंट को और निगेटिव स्टेटमेंट को मिला करके कोई कंक्लूजन निकाल, अर्थात एक एलिमेंट पॉजिटिव वाले से लिया गया और एक एलिमेंट निगेटिव वाले से लिया, तो चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकलेगा तो वो हमेशा निगेटिव होना चाहिए। अब देख लो, खोपड़ी लिया है पॉजिटिव वाले से और गुफा लिया है निगेटिव वाले से। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होना चाहिए, यानी पहला गलत। देख लो, कुछ डेन झोपड़ी है, डेन भी यहीं, झोपड़ी भी यहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, यानी एक ही स्टेटमेंट को उलट दिया। तो कुछ का रीस्टेटमेंट कुछ के केस में सही होता है, यानी एक नंबर तो गलत है, लेकिन दो नंबर की अगर हम बात करें तो सही है। तो ये जो हम छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हैं ना, अगर ये बार बार आपके दिमाग में जाने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब सिलोलिज्म में मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन पकड़े भी आपसे बनेंगे। लेकिन हम जो ये छोटी छोटी बात करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि अगर एक कंक्लूजन में एक एलिमेंट पॉजिटिव से लिया जाए, एक एलिमेंट निगेटिव से लिया जाए, तो इस कंक्लूजन हमेशा निगेटिव ही बनेगा। हमने दूसरी बात की, पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखेंगे कंक्लूजन में तो वो कुछ के केस में सही होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप याद रखोगे तो मैक्सिमम जो साइलॉक्स है ना, 2 लाइन वाला खास करके और 3 लाइन वाला, वो ऐसे ही चुटकी में बन जाता है, वेन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चलिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम वेन भी खींच देते हैं। देखो, कहता है कि सर जितना भी आपको झोपड़ी दिखता है उसमें से कुछ क्या दिखते हैं, तो कुछ डेन दिखते हैं। झोपड़ी का कुछ हिस्सा बच्चे डेन दिखते हैं। और कहता है कोई डेन गुफा नहीं, यानी डेन की दुश्मनी किससे हो रखी है? तो डेन की दुश्मनी सर गुफा से हो। देखो, दुश्मनी का लेवल भी बड़ा विचित्र होता है। एक होता है 100% की दुश्मनी, इसमें पूरे गोले का दुश्मनी पूरे गोले से हो, तो इसको कहते हैं 100% की दुश्मनी। अगर इस वाले में पॉजिटिव हम कुछ भी बोलेंगे गलत होगा, निगेटिव हम कुछ भी बोलेंगे ना वो सही हो जाएगा,
और पॉसिबिलिटी अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना वो गलत हो जाए। अब देख लो, झोपड़ी और गुफा के बीच में भी दुश्मनी है, लेकिन उतना ही झोपड़ी गुफा से नहीं मिलेगा जितना दूर रास्ते में कौन खड़ा है, ट्रेन खड़ा है। तो इसको कहते हैं 50% वाली दुश्मनी। ठीक है, अब इसमें एक ही कंक्लूजन सही होगा। वो कंक्लूजन क्या होगा सही? कुछ झोपड़ी गुफा नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ भी बोल देता है झोपड़ी और गुफा के बीच में, तो वो 100% गलत हो। ठीक है, हाँ संभावनाएं कुछ लगेगी, जैसे कुछ झोपड़ी का गुफा होना, कब कुछ गुफा का झोपड़ी होना, ये संभावना जाएगा, लेकिन रियलिटी में केवल एक ही सही होगा। ध्यान देना, अगर इस वेन डायग्राम की बात करें तो पहला कहता है कुछ झोपड़ी गुफा है, हमें झोपड़ी का कुछ हिस्सा गुफा दिख ही नहीं रहा है, गलत हो गया। कुछ डेन झोपड़ी है, डेन का कुछ हिस्सा झोपड़ी के पास दिख रहा है, सही हो गया। तो एक गलत है और 2 नंबर जो है ना बच्चे वो सही। तो इस तरह से आप अगर साइलॉक्स को बनाने लगोगे ना तो समझ लो आपसे गलतियां कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि साइलॉक्स में सबसे ज्यादा गलतियां आप तब करते हो जब कंक्लूजन निगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला कंक्लूजन तो आप गलतियां करते ही नहीं हो। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, देख लो एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है, फ्री का नंबर पूछता है, सर बतला दो कैसे लिखोगे। ईट फर्स्ट में भी है, ईट सेकंड में भी है। अब खुद से सवाल पूछो, क्या ही ले ईट लंच और ईट प्रॉपर फूड में कुछ और भी कॉमन है ईट के अलावा? तो आपका जहन जवाब देगा नहीं, बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो कॉमन एलिमेंट। तो जब कोडेड पार्ट में एक एलिमेंट कॉमन है तो डिकोडेड पार्ट में भी बच्चे एक एलिमेंट ही कॉमन होगा। तो अब देख लो डिकोडेड पार्ट यही है ना। अब इस डिकोडेड पार्ट में देख लो क्या कॉमन है, तो जीएल कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब बाबू ईट के लिए जीएल हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे। तो प्रॉपर आंसर इसका हम ऑप्शन डी को लगाएंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अच्छा देखो तो आपसे बनेगा क्या, दिमाग खर्च करो, फिर तो हम हैं ही। कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कोई विद्यार्थी बढ़ई नहीं है। ठीक है, अब कहता है कुछ शिक्षक बढ़ई हैं और कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो पहला स्टेटमेंट भी हमारा निगेटिव ही है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा निगेटिव ही। तो याद रखोगे, दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं बनाएगा। अर्थात अगर एक हम ऊपर वाले से एक एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट नीचे वाले से ले लें और उसके बाद हम चाहेंगे कि कंक्लूजन सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देख, कुछ शिक्षक बढ़ई है, तो शिक्षक है पहले वाले में और बढ़ई है दूसरे वाले में। तो दो निगेटिव स्टेटमेंट मिल करके कभी भी कंक्लूजन देगा ही नहीं, ना तो पॉजिटिव कंक्लूजन देगा ना ही निगेटिव कंक्लूजन देगा, याद रखो। कुछ विद्यार्थी शिक्षक, अब देख लो विद्यार्थी भी यही है और शिक्षक भी यही है। तो जब ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो यहां से जितने भी कंक्लूजन बनेंगे वो निगेटिव ही बनेंगे, यहां से कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, यानी दूसरा भी गलत। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना ही दो अनुसरण करने वाला है, यानी ऑप्शन सी को लगा। चलिए वेन डायग्राम वाले लोग देख लीजिए, देखिए ये विद्यार्थी है और कहता है कोई विद्यार्थी सर शिक्षक नहीं है। कोई विद्यार्थी क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है। और फिर कहता है कोई विद्यार्थी बढ़ई नहीं है, यानी कोई विद्यार्थी क्या नहीं है, बढ़ई नहीं है। विद्यार्थी की दुश्मनी शिक्षक से भी, विद्यार्थी की दुश्मनी बढ़ई से भी, इसका मतलब शिक्षक और बढ़ई में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों मित्र भी हो सकते हैं या दोनों दुश्मन भी हो सकते हैं। चलो देख लो, कुछ शिक्षक बढ़ई हैं। देखो शिक्षक का कुछ हिस्सा बढ़ई के पास नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में 100% की दुश्मनी है और 100% की दुश्मनी में पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, यानी ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना ही दो अनुसरण करने वाला है। तो ऑप्शन सी को ही कनेक्ट करेंगे, ये आपसे बनेगा, ध्यान दोगे। 6, 17
29, 42, 56, 71। व्हाट, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़े तो 100% सियोरिटी मिल जाती है कि सर ये एडिशन बेस्ड होगा, यानी जोड़ पे आधारित श्रृंखला हो। तो देखो 6 से सीधे 17 हो गया, तो 6 से 17 होने का मतलब सर 11 बढ़ गया, और 17 से 29 हो गए तो सर अब तो 12 बढ़ गया है। अब देख लो 39, 40, 41, 42, सर अब तो 13 बढ़ गए हैं, और 42 से 56 होने का मतलब है सर 14 बढ़ गए हैं, और देखो 56 से 71 होने का मतलब है सर 15 बढ़ गए हैं, तो सर अब तो 16 बढ़ेंगे ना। तो 6 एक 7 हो गया, 7 एक 8 हो गया, 87 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। तो श्रृंखला हमेशा टफ नहीं होता है, हाँ कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपको पिछले वीक में एक दिखाए थे जो फैक्टोरियल कर करके सीरीज निकाले हुए था, बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन था। देखो तो बनेगा क्या, कोशिश कर लो, हमें लगता है बन जाएगा। MY24 एक निश्चित तरीके से HT27 से जुड़ रखा है, उसी प्रकार BL21 का संबंध WG24 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए KT36 का संबंध हमको निकालना है, ठीक है। और देखो वेरिएशन तो हमको लगता है अंतिम अंतिम तक जाना पड़ेगा, ये देखते हैं, देख लो। M की वैल्यू 13 होती है ना बच्चे, 13 को हम क्या लिख रहे हैं सर, 8 लिख रहे हैं, यानी कमी कितने की कर रहे हैं, तो सर 5 की कमी है। 2 की वैल्यू 28 ना, 28 से 23 होने का मतलब सर 5 की कमी, तो 11 में सर 5 की कमी करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 यानी F मिले, ये दोनों ऑप्शन सर कैंसिल। अब देख लो दोनों में O कॉमन फैक्टर है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है सर 33 पे जाएं कि 39 पे, तो अंतर को समझिए। 24 से 27 होने का मतलब है कि सर 3 ऐड हुआ, और 21 से 24 होने का मतलब है सर 3 ऐड हुआ, तो 36 में 3 ऐड करेंगे तो सर 39 हो जाए, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करके जाएंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। 5 व्यक्ति हैं ABCDE, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो देख लो जब ए और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं तो कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर डी इधर हो और ए इधर हो, फिर भी ये लोग 2 2 4 घर तो कैप्चर कर दिए। अब वो 5वां घर चाहे तो राइट में बढ़ेगा या तो 5वां घर लेफ्ट में बढ़ेगा, पता नहीं। बी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा है। अब देखो पंक्ति के बाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी, तो चौथा और ये 5वां, एडजस्टमेंट हो गए। देखिए तो ए को रखकर 1 और 2 स्थान छोड़ के डी रख सकते हैं, या ए को रखकर 1 और 2 स्थान छोड़ के डी रख सकते हैं, यानी दोनों का दोनों कंडीशन अभी बैलेंस है। आगे चल फिर देख लो क्या कहता है, बी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो बी कहाँ बैठेगा, तो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठेगा, और जो ही ए को रखेंगे 1 और 2 गैप करके डी आने वाला है। अभी भी 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, आगे चल दीजिए। बी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, और बी किसके बच्चे, तो ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो इकलौता बच गया सी, और हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। कहता है ई और ए के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देख लो ई और ए के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, वो बी, तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। एकदम आसान सा सेटिंग था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भरा हुआ सेटिंग अरेंजमेंट नहीं था। देखो छोटा सा श्रृंखला है, हमें लगता है आप बना लोगे, चलिए हम जब तक लिख रहे हैं आप बनाकर दिखाओ। 7, 8, 12, 21, 37, ध्यान दोगे 7 से 8 होने का मतलब है सर +1 होना, 8 से 12 होने का मतलब है सर +4 हो जाए,
और 12 से 21 होने का मतलब है सर +9 हो जाना, और 21 से 37 होने का मतलब है सर +16। तो क्या हो रहा है, तो सर 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रखा है, 4 का स्क्वायर हो रखा है, तो सर अब तो 5 का स्क्वायर होने वाला है। तो 5 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 7 5 12, 12 के लिए 2, हाथ में बच गए कितने, 1, 3 2 5 और 1 6, 62 प्रोडक्ट आने वाला है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो आंसर ऑप्शन ए को करना, यही सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है, प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है, और साथ में इनटू और डिवीजन को भी आपस में क्या करना है, बदल। देख लो, 6 6 की कितने हो गए, तो सर 36 हो गए, ठीक है, और 6 एकम 6, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए, 16 को 48 को 16 से, देखिए 16 का टेबल भी भूल गए हम। 16 ठीक कितना होता है जी, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 बलौता से, 16 8 पैसा से 128 होता है क्या, कॉन्फिडेंस नहीं है हमको। चलिए कर लेते हैं तोड़ के मल्टीप्लाई। 8 6 48 का 8 हाथ में बच गया 4, 6 4 की 24, 4 28 हो गए, 8 का 8 और 4 का 4 हो गया, तो 8 8 8 16, 16 के लिए 6, हाथ में 1, और 4 2 6 6, 4 2 6 और 1 कितने हो जाएंगे सर, 7 68 -60 और प्लस कितने, तो 50। ठीक है, अच्छा बतलाओ, अगर हम इसको काटते हैं 53 को, तो कितना बच जाएगा सर, तो 7 1 8 बच जाए। अब इस 8 को फिर काट देते हैं इसमें, तो सर कितना बच जाएगा, तो 760 बच जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हम बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। देख लो, अल्फाबेट श्रृंखला है ना, बनेगा क्या, बनाकर देखो। सी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 8, तो 3 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 8 तक पहुंच सकते, 8 से 13 जाना है, 5 जोड़ी तो 13 तक पहुंच सकते हैं। 13 से 18 जाना है, 5 जोड़ी 18 तक पहुंच सकते हैं। 18 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 18 5 23, 23 का मतलब सर डब्ल्यू चाहिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए। एकदम झुंझुना वाला क्वेश्चन था ना, पूरा अंतिम तक मेहनत करने की जरूरत नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन फंसाता किन बच्चों को है, जिन बच्चों की आदत होती है कि पहले इस पूरे सीक्वेंस को हम बनाएंगे, उसके बाद हम अपने ऑप्शन से मिलाएंगे, उन बच्चों को समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन जिन बच्चों को सीक्वेंस बना करके बनाने की आदत नहीं है, वो साथ में इस वाले प्लेस को भी देख रहे हैं और साथ में इस वाले प्लेस को भी देख रहे हैं, उन बच्चों से देखा गया है कि अधिकांशतः मैटर पे ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। बस क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस पे भी आपका नज़र होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको बनाकर दिखा दो। डायरेक्शन का प्रश्न है, ऋषिका बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर दिशा में 49 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 51 किलोमीटर चलती। तो ध्यान से देखने वाली बात है, उत्तर दिशा में 49 किलोमीटर चली और उत्तर से बाएं मुड़ी तो पश्चिम में चल ली 51 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगी तो दक्षिण में जाएगी 54 किलोमीटर। तो उत्तर 49 से दक्षिण 49 कट गया, ठीक है, उत्तर 49 से दक्षिण 49 जो है ना वो कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, तो सर 5 बचा, तो ये 5 दक्षिण में बचा और पश्चिम में 51 है। और फिर हम दक्षिण से बाएं मुड़ते हैं यानी पूरब में जाते हैं, कितना 64, तो 51 पश्चिम से 51 पूरब कटा, तो 51 पश्चिम से जब 51 पूरब कटेगा बच्चे, तो अब हमारे पास कितने बच गए, तो 13 बच गए। यानी हमारे पास दक्षिण में बचा हुआ है कितना, 5,
और पूरब में बचा हुआ है 13, और अंत में फिर हम बाएं मुड़ते हैं। तो जब पूरब से बाएं मुड़ेंगे तो उत्तर में जाएंगे, तो जो दक्षिण 5 था वो उत्तर 5 से कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा कितना, तो 13 किलोमीटर, वो भी पूरब दिशा। अब कहता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में पहुंचना होगा। तो उल्टा काम करना है, तो पूरब बचा था तो पश्चिम कर दो, और डिस्टेंस तो वही 13 किलोमीटर ही रहे। तो आंसर हमारा बेस्ट में 13 किलोमीटर हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप भी इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सको और आपसे गलतियां ना हो, तो अगर लाइन खींच के इस क्वेश्चंस को बना रहे हो तो कभी भी ऐसे नहीं बना पाओगे कि बिना पेन उठाए बना ली। तो सर क्या करना होगा, तो बिल्कुल इस तरह से बनाना होगा। जो लाइन खींचते हैं ना उसको लिखेंगे, बिंदु ए से शुरू होकर नॉर्थ में चलती है, और कितना चलती है, तो सर 49 की। वहां से बाएं मुड़ेगी नॉर्थ से तो वेस्ट में आ जाएगी 51 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ेगी तो साउथ में चली जाएगी 54 किलो। फिर बाएं मुड़ेगी तो ईस्ट में चली आए 64 किलो। अंत में बाएं मुड़ेगी तो ईस्ट से बायां का मतलब नॉर्थ में कितना, 5 किलो। ठीक है, ये बिंदु ए और ये बिंदु खत्म हो गए। अंत में 5 किलोमीटर। अच्छा, बिंदु पी यहाँ है, ये बिंदु पी। तो ये लिखने की जरूरत कभी नहीं होती है, बस सीधा काम उल्टा काम देख लेना। अब ध्यान से देखोगे, जो अपोजिट डायरेक्शन है कट जाएगा। तो 49 5 54 हो गए क्या, तो 54 नॉर्थ से 54 साउथ कटा। वेस्ट में 51 है, ईस्ट में 64 है, 51 से 51 कट गया। कितने बच गए सर, 13 बच गए। तो ये जो ईस्ट में 13 बचा ना, वो ए से बी, ईस्ट में 13 बचा। कितना बचा बच्चे, 13। लेकिन देख लो, पूछ रहा बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना, नहीं उल्टा काम करना है, यानी उसको पी से ए चाहिए। उलट दीजिए, ईस्ट का उल्टा बेस्ट। डिस्टेंस को तो नहीं उलट सकते हैं, तो 13 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा बेस्ट में 13 किलोमीटर। अब हम आराम से ढूंढ लेंगे भैया बेस्ट में 13 किलोमीटर कहाँ दे रखे। बेस्ट में 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हो, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को लगा के जाएंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट। तो बताओ कितना मेहनत कर, हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, बहुत आसानी से हम लोग काम कर सकते। देख लो, फ्री का नंबर है। कहता है सर मी को किस प्रकार लिखोगे, ये आपको बतलाना। तो बच्चे गिव मी, बाइक में मी है ना, बिल्कुल। हु नौ मी में भी मी है। अब खुद से सवाल पूछो, क्या दोनों के कोडिंग पार्ट में केवल मी ही कॉमन है, तो हाँ सर केवल मी ही कॉमन है। तो इसके डिकोड पार्ट में भी तो एक ही एलिमेंट कॉमन होगा ना, तो वो एक एलिमेंट क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे, तो आर वाई कॉमन दिख रहा है सर। तो आर वाई हमारे लिए जो है वो बेस्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बच्चा हम डी को कर लेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी को लगा लेना, यही सबसे प्रॉपर आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आप जानते हो ना, बड़ा ही आसान होता है, बस इसमें दो चीजें याद रखो। देख लो, जैसे कि कह रखा है ना, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, कह रखा है ना, ठीक है, P क्यू का पिता है। देख लो, प्लस के पहले वाला एलिमेंट के बारे में बतला रहा है ना कि पिता है, तो इस वाले में काम जो करना ना इक्वेशन पे, वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह से दे देते, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू P का है। देखिए अभी भी हूबहू सेम ही लिखा गया है, लेकिन अब यहाँ अंतर क्या आ रहा है बच्चे, या पिता कौन हो जा रहा है, तो क्यू। अब पिता कौन हो रहा है, तो क्यू। तो इस वाले टाइप में अगर आ जाए ना, तो इस वाले इक्वेशन पे जो काम आप करोगे ना, वो काम आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर।
ये दो चीजें जहन में एकदम चलनी चाहिए, तभी ब्लड रिलेशन में कभी भी गलतियां नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। तो जब साइन और सिंबल अपने आगे वाले का रिलेशन बताए तो दाएं से बाएं चलो, और जब साइन और सिंबल अपने पीछे वाले का रिलेशन बताए तो बाएं से दाएं चलो, फिर आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। तो ध्यान दोगे यहां, देखिए P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का पिता यानी पहले वाला, P एंड क्यू का मतलब है P क्यू की पत्नी है पहले वाली, P एट द रेट क्यू का मतलब है P क्यू की बहन है पहले वाली, और P हैश क्यू का मतलब है P क्यू की पत्नी है पहले वाली। यानी सब में जो रिलेशन दे रखा है ना वो आगे वाले का रिलेशन दे रखा है, यानी काम हम लोग को राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर करना है। अब ध्यान दीजिए, Y का संबंध किससे जानना है बच्चे? Z से। तो Y के बारे में पता करना है कहाँ से सफर करते हुए? तो Z से काम करते हुए। तो चलो, यदि मैं Z हूं ना तो एट दी रेट ऑफ को क्रॉस करूंगा, और एट दी रेट ऑफ के पहले जो भी शख्स आती है मैं उसे बहन बनाऊंगा, तो भी हमारी बहन हो गई। और हमारी बहन किससे मिलवाएगी? तो ई से प्लस को पार करके, प्लस का मतलब पिता है, तो ई हमारी बहन का पिता है यानी हमारा भी पिता हो गया। और हमारे पिताजी किससे मिलवाएंगे? तो जी से एंड पार करके, एंड का मतलब पत्नी हो गया, तो जी हमारे पिताजी की पत्नी हम हुए, मेरी बहन के पिता मेरे पिता, और मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ हो गई। और मेरी माँ किससे मिलवाएगी? तो वाई से एट द रेट ऑफ क्रॉस करके यानी बहन। तो माँ की बहन है वाई, तो माँ की बहन को तो मौसी कहेंगे। अब चलो देख लो यहाँ डायरेक्ट मौसी बोला है या माँ की बहन बोला है, तो देख लो डायरेक्ट तो मौसी नहीं बोला है बच्चे, लेकिन माता की बहन बोल रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर करेंगे, यही इसके लिए सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। देखिए 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं, एफ के दाईं ओर केवल 2 ही लोग बैठ सकते। तो सोचने वाली मुद्दा यह है कि सर एफ के दाईं ओर जब आप कह रहे हो कि केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब सर एफ के बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लोग, 4 लोग बैठने वाले हैं, यानी अब हमको लाइन को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। एफ और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति, देखो राइट में 3 व्यक्ति तो जा नहीं सकते, लेकिन 1 2 3 व्यक्ति छोड़कर ए को हम इस प्लेस पे रख सकते। ई और सी दोनों जी के निकटतम पड़ोसी है, तो ई और सी जब दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं तो जी के एक ओर ई और दूसरी ओर सी बैठेगा, यानी 3 घर कैप्चर होगा। ठीक है, तो तय हो गया कि सर जी को इस प्लेस पे रखो, ई को इस प्लेस पे, सी को इस प्लेस पे, या सी को यहां और ई को यहां रख सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। अब देखिए बी के बाईं ओर पड़ोस में डी बैठने के लिए बी डी को यहीं बैठना पड़ेगा, तो बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, लेकिन अभी भी ई और सी का कंफर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, आगे चलिए। ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, अब देख लो कंफर्मेशन देता है कि सी को ए के बगल में नहीं रख सकते सर, तो सी को जी और एफ के बगल में रखो और इस प्लेस पे ई को रख लो, आपकी अरेंजमेंट पूरी तरीके से एक बार में कंप्लीट। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? डी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो सर डी और ई के बीच अगर हम बात करते हैं तो बस 3 ही व्यक्ति हैं, सी एफ और जी। तो 3 व्यक्ति कहाँ दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाबू, तो आंसर ऑप्शन बी को करेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। अच्छा बढ़िया है, 7 बॉक्स हैं। अब पता है ना ऊपर नीचे वाला जब भी कहे, जितना बॉक्स कहा गया है पहले आप उतना स्पेस क्रिएट कर लो। 7 कहा गया, आपने 7 का स्पेस क्रिएट कर लिया, अब बस जैसे कहता है वैसे रख दी। एन के नीचे केवल 3 ही बॉक्स रखे गए हैं, तो एन को यदि हम बच्चे 4 नंबर पे रखेंगे तभी उसके नीचे केवल 3 ही बॉक्स रख सकते। एन और पी के बीच 2 बॉक्स, तो देख लो 1 और 2 छोड़ के पी को हम 7 नंबर पे भी जगह दे सकते हैं, या 1 और 2 छोड़ के हम पी को 1 नंबर पे भी जगह दे सकते हैं। तो पी के लिए 2 कंडीशन हो गया, रुकना नहीं आगे रहना है। ओ के ऊपर केवल क्यू को रख सकते हैं, तो ओ के ऊपर रख तो सकते हैं लेकिन केवल क्यू को,
यानी तय हो गया कि सर ओ को 2 नंबर पे रखिए, उसके ऊपर केवल एक ही लोग रहेगा क्यू, यानी पी की पोजीशन यहां से फिनिश हो। आर को एस के नीचे किसी स्थान पर और एम के ऊपर, तो देख लो 3 ही प्लेस है ना, तो आर को कहा, तो एस के नीचे किसी स्थान पर और एम के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। अरेंजमेंट कंप्लीट है। सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे कौन सा बॉक्स, तो नीचे से पहला पी और दूसरा एम। एम किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सर, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर होगा। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन था, एकदम नहीं। तो आप देख करके भाग जाते हो कि सर क्वेश्चन टफ है, जबकि ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट टफ रियर केस में हो जाते हैं जब अनफिक्स क्लू अधिक होता है। जैसे इसी क्वेश्चंस को देख लीजिए। अक्षय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूरब की ओर चलता है 21 किलोमीटर। पूरब से बाएं मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा 25। तो 21 पूरब से 21 पश्चिम कट गया, ठीक है। यानी अब उत्तर में मेरे पास 11 बचा और पश्चिम में मेरे पास 4 बचा, ठीक है। अब फिर हम पश्चिम में जाते जाते बायां मुड़ेंगे तो दक्षिण में चले जाएंगे 16। तो 11 उत्तर से 11 कट गया ना, तो 5 बच गए, यानी 4 बचा है हमारे पास कहाँ, तो पश्चिम में, और 5 बचा है हमारे पास कहाँ, तो दक्षिण में। अंत में बायां मुड़ता है, तो दक्षिण से बायां मुड़ेगा तो पूरब में जा। अब यहाँ पश्चिम 4 बचा था, उससे पूरब 4 कट गया, यानी अब हमारे पास सिर्फ दक्षिण में बचा हुआ रह गया 5 किलो। अब कहता है बिंदु पी पर रुक जा, बिंदु ए पर दोबारा जाना है, तो पश्चिम का उल्टा पूरब 5 किलोमीटर, ईस्ट में 5 किलोमीटर, देख लो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब इस व्यवस्था को जितना आप फास्ट करने की कोशिश करोगे उतना फास्ट आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कभी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बना। सबसे पहले हमने देखा कि सर वो पूरब दिशा में गया था, और पूरब दिशा में सर 21 किलोमीटर। पूरब से सर बाएं मुड़ गया था, तो पूरब से बाएं मुड़ने का मतलब सर वो उत्तर में गया था, और उत्तर में उसने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर से सर बाएं मुड़ा था, तो उत्तर से बायां मुड़ने का मतलब सर वेस्ट में आया था, और वेस्ट में वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया था, और फिर बाएं मुड़ गया था। तो वेस्ट से बायां मुड़ने का मतलब सर वो साउथ में मुड़ा था, और साउथ में वो कितना, तो 16 किलोमीटर चला था। और फिर साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है सर वो ईस्ट में मुड़ा था, कितना, 4 किलोमीटर, और बिंदु पी पे रुक गया था। जो भी काटने वाला है काट लो। ईस्ट भी 25 है, वेस्ट भी 25 है, कट गया। नॉर्थ 11 है, साउथ 16 है, कट गया। साउथ में कितने बच गए, 5। अब कहता है कि सर बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, यानी उल्टा काम करना है। तो उल्टा काम करना है तो साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, तो नॉर्थ हो जाएगा। और कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। अब देख लो नॉर्थ में 5 किलोमीटर कहाँ है। ईस्ट वेस्ट हम कैसे काट दिए थे बच्चे, अच्छा, नॉर्थ में 5 आया था, क्या आया, नॉर्थ में। देखिए पूरब चलते चलते हम बायां मुड़े उत्तर में, और फिर बायां मुड़े पश्चिम में, पूरब पश्चिम कटा, यानी पश्चिम में 4 बचा। अच्छा पश्चिम में 4 बचा था ना, हम काटने के बाद इसको कर क्या कर लिए थे कि सर उत्तर में 4 बचा था। हो बस आज 29 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो आज की सभा यहीं हम लोग क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। फिर से हम आपको याद दिला दें, ये पूरी श्रृंखला जो है 115 दिन मंडे टू फ्राइडे करके चलने वाली, मंडे टू फ्राइडे करके ये पूरी श्रृंखला 115 दिन चलने वाली है, जिसमें से 10 दिन आज कंप्लीट हुए हैं। अभी 105 दिन यानी 105 सेट का डिस्कशन अभी बाकी है। तो यूं ही अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, हम लोग कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ, ताकि नेक्स्ट एग्जाम आप जो भी देने वाले हो यहाँ से आपको मदद मिलता रहे। चलिए बच्चे आज के सभा ही बर्खास्त करते हैं। सभी प्यारे बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे।